ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो स्टार्ट करें। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑडियो प्रॉपर आ रहा है? हम्म, तो लास्ट क्लास में क्या हुआ था बेटा? फर्मेंटेशन हुआ था। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? टीसीए। इसी को क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल। ओके, तो टीसीए को स्टार्ट करने के पहले जो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन है, ओके, इसके की कंसेप्ट वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। पायरुविक एसिड एसिटिल को ए में जो कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, उसको अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और रिवीजन जो है, मुझे ये बताओ, मैंने एनसीईआरटी से लिया था कि कल पायरुविक एसिड एसिटिल को ए में कन्वर्ट जो हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ आज का जो क्लास है, क्योंकि हमको आज यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, ओके, ये पढ़ना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पोर्शन आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। जो लोग नहीं है, आई डोंट नो, बट ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी ध्यान रखेंगे और 100% फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को टीसीए में प्रॉब्लम होता है। समझ में आ जाता है कि साइकिल छोटी सी लगती है ग्लाइकोलाइसिस के कंपैरिजन में, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन टीसीए में ही होता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत सारे स्टेप्स बीच में से गायब कर दिए। हाँ, वही चीज़, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो थ्योरी में भी नहीं दिया हुआ है। तो जितना इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली जो साइकिल है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और फिर उसके बाद हम लोग, जो फ्लो डायग्राम हो जाएगा, तो उसके बाद कौन सा पार्ट बेटा? एक्चुअल जो मैकेनिज्म्स कैसे होती है वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। किसी का कुछ टेक्स्ट आया क्या ऑनलाइन स्टूडेंट का? एक बार देख लेते हैं। 21 स्टूडेंट है आज, क्या बात है, बढ़िया, वेरी गुड। हर्षिता बेटा, आप कौन से बैच से हो? गुड मॉर्निंग संकेत। हर्षिता, कौन से बैच से हो आप? B4। ओके, चलो, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले क्या देखे थे हम लोगों ने? पायरुविक एसिड, फॉर्मूला बताओ। CH3, ऐसे ही था। अब ये जो पायरुविक एसिड है, को एंजाइम ASH ज्वाइन हुआ, CO2 बाहर आया, साथ ही साथ NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस फॉर्म हुआ। देन फाइनली यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ वो क्या था? एसेटिल को ए। तोड़ने और जोड़ने के लिए यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है वो होता है Mg++। ये जो था क्या था? ये पायरुविक एसिड। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। तो ये जो हम लोगों ने स्टडी किए हैं लास्ट लेक्चर में, एक बार हम लोग सबसे पहले इस पोर्शन का थ्योरी जो है एनसीईआरटी से वो देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पोर्शन है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड जो है, ये डायरेक्टली कहाँ पहुंच गया है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और वहां पर ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाते ही यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, तो ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे होगी ये हमें समझना है। फिर उसके बाद जब एसिटिल को ए जो फॉर्म हो गया है, ठीक है, ये फर्दर जो है आगे कैसे कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स कंडेंसेशन होता है यहाँ पर, तो वो कैसे होगा वो हम लोगों को देखना है यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो विदाउट डिले किए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग, कितना पेज नंबर एरोबिक रेस्पिरेशन वाला? 231। इसके पहले का पोर्शन सभी लोगों का अच्छी तरह से क्लियर हो गया है।
तो देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन नाम से समझ में आ रहा है, एरोबिक मींस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन ये कहाँ पर हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड, द फाइनल प्रोडक्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस, वो क्या है, पायरुविक एसिड, जिसका क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, साइटोप्लाज्म से, कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, हो गया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट होने के बाद अब यहाँ पे जो इवेंट हो रहे हैं, तो दो पॉइंट यहाँ पे दिए हैं, जिसमें से एक पॉइंट जब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को समझेगा, और एक पॉइंट डायरेक्टली अभी समझ में आ जाएगा, समझे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे, ऑब्वियसली जब एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे हो रहा है, तो जो ग्लूकोज है उसका क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। लेकिन जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो देखो फर्मेंटेशन में मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, इसमें सेकंड पैराग्राफ में एक कंटेंट जो दिया है आपको, फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी रिलीज, ठीक है, मीन्स फर्मेंटेशन हो रहा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लूकोज है इसका क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो एनर्जी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज होंगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, जो कि क्या होगा, एक स्टेप वाइज रिमूवल होगा ऑल हाइड्रोजन, और साथ ही साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये वाला जो पॉइंट है, जब मैं आप लोगों को TCA पढ़ाऊंगा, जब TCA साइकिल हम जब देखेंगे, अभी ही देखने वाले, तो उस टाइम पे एक्चुअली आपको समझेगा कि कैसे ये हो रहा है। तो वहां पे डैश करके देख, वहां पे लिख लो क्या चीज, हम लोग जो समझेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग जो रहेगा वो कहाँ पर होगा, TCA में, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ओके। और ये आपका ये पॉइंट आज ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने टेक्स्ट में समझा दिया कि ऐसा होता है, लेकिन जब तक कि हमें वो चीज विजुअलाइज नहीं होंगी तब तक कि वो चीजें हमें मेमोराइज भी नहीं होंगी, समझ गए। हमें वहां पे सबसे पहले वो सारे पोर्शन को एक्चुअल कैसे हो रहा है वो समझना जरूरी है, ठीक है। आगे सेकंड पॉइंट, द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूवल एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अब ये वाला पार्ट जो है देखो क्या होता है, ये जो NADH+H+ है, ये हाइड्रोजन रिमूव हुए इस पायरुविक एसिड, फिर यहाँ पे ये NADH+H+ अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस जाना चाहेगा। ये जब वापस आएगा तो ये अपने हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। जब हाइड्रोजन रिमूव करता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, ये स्प्लिट हो जाते हैं, और जब ये स्प्लिट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जो है उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को फाइनली जो एक्सेप्ट करने वाला एक मॉलिक्यूल होता है वो होता है ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस में फाइनली जो एनर्जी रिलीज होंगी वो ट्रैप कर ली जाती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से, और फॉर्म हो जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही हमारा एनर्जी करेंसी होता है एक एक्टिव सेल का, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है, पासिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन रिमूव एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विथ साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना बेटा, यहाँ पे ये जो TCA लिखा ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो डैश करके आप ये भी लिख लीजिए वहां पर, क्योंकि जब भी आप ये दोनों पॉइंट को पढ़ोगे तो एक बार TCA और एक बार ETS पढ़ने के बाद वापस से इसी पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ना है, समझे। तो क्वेश्चन यदि आएगा तो आप भूलोगे नहीं, मीन्स कौन सा क्वेश्चन का कौन सा पॉइंट कौन से टॉपिक से कनेक्टेड है या रिलेटेड है, यदि वो आपको मालूम रहा तो आपके लिए वो पोर्शन बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द फाइनल क्या है, द फर्स्ट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट प्रोसेस मीन्स किसकी बात हो रही है, TCA की। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स बोला है ना उसने, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा,
TCA। तो अंडरलाइन कर लो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और डैश करके साइड में लिख दो TCA। और सेकंड प्रोसेस जिसको मार्क करके आप लिख दो ETS, जो लोकेटेड है वो कहां पर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों को अंडरलाइन करके रखेंगे। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में डैश करके क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में डैश करके क्या लिखोगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो इसी तरह से बनेंगे। ठीक है, कहां पर होता है साइट, ये हमें मालूम होनी चाहिए, समझे। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में जो कहा है कि पायरुवेट जो फॉर्म हुआ, ये पायरुविक एसिड जो फॉर्म हुआ कैसे हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। कहां पर हुआ है, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये ट्रांसपोर्ट हो गया है, कहां पे हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो देखो पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन साइटोसोल। अब टर्म कंफ्यूज करता है, ग्लाइकोलाइटिक, साइटोसोल, क्रिटिकल टर्म हो गए। सिंपल तरीके से समझो ना, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुई, उसका एंड प्रोडक्ट क्या था, पायरुविक एसिड। वही यहाँ पे कहा है, जो इंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और यहाँ पे होता है बेटा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये टर्म क्या समझ लो, यहाँ पे जो हो रहा है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ये बेटा इस प्रोसेस का नाम है। पायरुविक एसिड से एसिटिल कोए में जो कन्वर्सन हो रहा है, इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि बेटा CO2 बाहर हो रहा है। और ऑक्सीडेटिव क्यों कहेंगे, क्योंकि यहां से पायरुविक एसिड से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और CO2 भी बाहर जा रही है। इसलिए इसको सिंपल टर्म में हम क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये डेफिनेशन याद रखना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है। ये सिंगल एक जगह नहीं है बेटा, और भी कुछ स्टेप्स है जहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो कहाँ कहाँ पे होता है, ऐसा भी आ सकता है। और फिर आपको एक प्रोडक्ट एक सबस्ट्रेट, एक प्रोडक्ट एक सबस्ट्रेट, ऐसा आपको वहाँ पे रिएक्शंस बना के दी जाएगी। और फिर आपको कहा जाएगा कि कितने ऑप्शंस में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, या कहाँ कहाँ के किस किस के बीच में हो रहा है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी आपको समझ में आएगा। तो थोड़ी देर के बाद जब हम और भी आगे बढ़ेंगे तब एक एक पार्ट समझ में आते जाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, ये जगह आप याद रखेंगे। ओके, आगे। तो यहाँ पे बेटा ये मैंने कल ही कहा था कि ये सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन नहीं है, 5 स्टेप ऑफ मैकेनिज्म होती है। थाइमिन पायरोफॉस्फेट आएगा, लाइपोएमाइड आएगा, Mg++ तो है ही है, कोएंजाइम ए भी आएगा, NAD भी आएगा, ये सारे आते हैं। तो वहां पे देखो एनसीईआरटी ने भी डायरेक्टली कहा है, बाय अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, कल देखे थे वैसे हम लोगों ने, एंजाइम आएगा पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहेगा। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। ये सारा पार्ट मैंने कल समझा चुका हूँ आपको। आज मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन और उसका कनेक्शन समझा रहा हूँ। ये कंसेप्ट है बेटा, ये क्या है, कंसेप्ट है, और वो थ्योरी है। थ्योरी को यदि आप कंसेप्ट बना लो और इस तरह से आप उसे यदि पॉइंट नोट लो, तो वो आपका एनसीईआरटी बहुत आसान हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजी पढ़ना कैसे है। ठीक है, बायोलॉजी कैसे पढ़ी जाती है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि बायोलॉजी में हर चीज जो है कंसेप्ट है। जैसे मैंने आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया हूँ, है कि नहीं। पहले हम क्या करते थे, कंसेप्ट करते थे, फिर हम स्लाइड से थ्योरी पढ़ते थे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने इसी तरह से, तो उससे आपको सारा पोर्शन बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी तरह से देखते हुए जाओ आगे। देखो नेक्स्ट, द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, जो रिक्वायर्ड होता है पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम।
जिसमें NAD और कोएंजाइम A, ये दोनों जो होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, कोएंजाइम होते हैं। मतलब एक मेन एंजाइम होता है और उसके सपोर्टिंग में कोएंजाइम, प्रोस्टेट ग्रुप, कोफैक्टर, ऐसे सब आते हैं। जब मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तब आपका वो पार्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अभी आप याद रखिए कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज को कुछ कोएंजाइम की भी रिक्वायरमेंट होती है, समझे, जिसकी हेल्प से यहाँ पे फाइनली ये प्रोसेस होंगी। ओके, आगे रिएक्शन दिया हुआ है बेटा, पायरुविक एसिड ये, फिर साथ ही साथ क्या दिया है, कोएंजाइम ए, साथ ही साथ NAD प्लस, साथ ही साथ क्या है, Mg++ और पायरुविक डिहाइड्रोजनेज। इससे फाइनली क्या बना, एसिटिल को ए बना, CO2 बाहर आया, NADH+, H+ बाहर आया, ऐसे दिया है। रिएक्शंस जो है एक फ्लो डायग्राम से बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी हो गई आपकी और वहां पे भी हो गई। हो गया क्लियर? आगे देखो, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। मीन्स यहाँ पे पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल जो रहेंगे 2 रहेंगे, तो प्रोसेस जो है सब क्या हो जाएगी बेटा, डबल हो जाएगी। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से NADH भी 2 मिले, कार्बन डाइऑक्साइड भी 2 मिला। ओके, यही दिया यहाँ पर। और पायरुविक एसिड जो कहाँ से मिला था हमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मिले थे। कैसे मिले थे वो हम लोगों ने पहले देख लिए है, समझ रहा है? आगे अब एसिटिल को ए जो है ये इंटर करता हमारा साइक्लिक पाथवे में, तो यहां से एक साइक्लिक पाथवे जो है ये स्टार्ट हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। किसने डिस्कवर्ड किया है, हैंस क्रेब्स। इसे क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। फर्स्ट जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इस प्रोसेस में वो क्या है, सिट्रिक एसिड है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल कहेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे पहले तो थ्योरी एक और बार देख लो, ये दिया है कि एसिटिल को इंटर हुआ साइक्लिक पाथवे में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में, जो कि मोर कॉमनली कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल आफ्टर द साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स, जिन्होंने इसे सबसे पहले दिया। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि भैया ये TCA होता क्या है। इसमें किसी को कुछ पॉइंट नोट करने जैसे लग रहे हैं तो नोट कर लो, नहीं लग रहे हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चेक कर लो जल्दी से कुछ भी पॉइंट, वैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था लेकिन कुछ नया लग रहा होगा आपको ऐसा, तो आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट, बोर्ड ब्लर नहीं आ रहा है यार, मेरे पास है तो सही दिख रहा है, मेरे आउटपुट में एकदम परफेक्ट दिख रहा है। आज तो मिरर इमेज भी नहीं दिख रही है। ओके, कल सेटिंग चेंज किया था मैंने, अभी तक के यहाँ पे मिरर इमेज आती थी, अभी मुझे मेरा बोर्ड भी क्लियर दिख रहा है। ऑल क्लियर है ना? अगर बीच बीच में थोड़ा सा लाइट का साइनिंग आ रहा है, अब वो जरूरी है, यदि मैं लाइट ऑफ कर दूंगा तो प्रॉब्लम ये होगा कि बोर्ड दिखेगा ही नहीं फिर तो। ट्राई करके देख सकते हैं वैसे। अभी कुछ चेंज हुआ बेटा? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देखो ये लाइट ऑन करने के बाद आपको ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा, ऑफ करने के बाद और साइन कर रहा है। कोई चेंज नहीं हो रहा है बेटा, क्लियर है ना? ओके, नोट कर लिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी, और अब हम लोग यहाँ पर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है ये हम देखेंगे। अब मुझे ये बताओ, हर संडे को यदि आप लोगों का टेस्ट लिया जाए तो आप लोग हर सैटरडे ऐसे ही ऑफ करोगे क्या? अब जो लोग नहीं आए हैं उनका क्या होगा फिर? और आज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ा रहा हूं मैं। अब ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो बेटा रिकॉर्डिंग से ही पढ़ना है, तो फिर
हर दिन रिकॉर्डिंग अवेलेबल है फिर। ओके, चलो सबकी अपनी टेंडेंसी, अपनी चॉइस। चलो स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग। टीसीए जो है मैं आपको यहाँ पे आज दो तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। पहले तो सिर्फ जो नॉर्मल सिंपल मेथड है वो हम देखेंगे। आप चाहो तो उस मेथड को रट सकते हो। तो ये जो पहली मेथड रहेगी वो रटने वालों के लिए रहेगी, जिसको फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद यदि आप चाहते हो कि नहीं सर हमें समझना भी है कि वो प्रोसेस एक्चुअली हो कैसे रहा है, तो उसके बाद मैं उसकी मैकेनिज्म्स के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से दो तरीके से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। यदि आपको पहली मेथड अच्छी लगती है और उससे याद हो जाता है तो दूसरी मेथड पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार आप उसको सिर्फ देख लो कि क्या हो रहा है, तो आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस हुई उससे पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से फाइनली यहाँ पर एसिटिल को ए का फॉर्मेशन हो गया है। अब ये जो एसिटिल को ए है, ये सारा प्रोसेस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट? तो अभी यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटिल को ए के साथ कंडेंस्ड होगा। और जब किसी भी चीज को जोड़ना रहता है या कोई कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, तो इस साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो काम करता है वो H2O, इसको हम H इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोए के साथ जब कंडेंस्ड होगा, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो यहाँ पे फॉर्म होगा वो होता है साइट्रिक एसिड। अब कुछ लोग साइट्रिक और कुछ लोग सिट्रिक एसिड पढ़ते हैं इसे, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि दोनों तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन है। तो यहाँ पे देखिए जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा उस एंजाइम का नाम है साइट्रेट सिंथेज एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोए में कन्वर्ट के साथ कंडेंस्ड हुआ, जिससे साइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब जब ये साइट्रिक एसिड फॉर्म हो गया, तो आगे चल के इसका इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। सिर्फ समझते चलो अभी। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद साइट्रिक एसिड जो है इसका आइसोमराइजेशन होता है। तो इसका जब आइसोमराइजेशन होगा, तो आइसोमराइजेशन के लिए यहाँ पे एक्चुअली दो स्टेप ऑफ मैकेनिज्म होती है। देयर टू स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। फर्स्ट, एक तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा और सेकंड हाइड्रेशन होगा। तो जब डिहाइड्रेशन होता है तो एक बीच का एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे एक्कोटिनिक एसिड कहते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है। फिर वो अनस्टेबल कंपाउंड इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइट्रिक एसिड में। तो हम भी यहाँ पे वो अनस्टेबल कंपाउंड का कोई भी रिलेशन यहाँ नहीं देखेंगे, डायरेक्टली साइट्रिक एसिड का कन्वर्सन हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि किसमें बेटा? आइसो साइट्रिक एसिड में हो गया है। तो साइट्रिक एसिड से अभी यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? आइसोसाइट्रिक एसिड। अब आइसोसाइट्रिक एसिड यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर भी अगेन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। वही CO2 भी बाहर आएगा और NAD से NADH2 भी फॉर्म होता है। तो आइसोसाइट्रिक एसिड जो है यहाँ पे एक तो CO2 बाहर हो जाएगी यहाँ से, CO2 के साथ ही साथ यहाँ से NAD जो है ये NADH+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइसोसाइट्रिक एसिड जो है और साइट्रिक एसिड, ये जो कंपाउंड है ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड है। कितने कार्बन है यहाँ पर? और जब एक कार्बन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जब रिलीज हो रहा है, तो एक कार्बन का यहाँ पे लॉस हो गया। तो अब यहाँ पे एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जिसे कहते हैं अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ओके, कीटो एसिड होता है अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। सबसे पहले जो TCA साइकिल है इसका फ्लो डायग्राम ये हम समझेंगे। ठीक है,
फिर उसका मैकेनिज्म समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्ट समझाई नहीं है, बहुत ट्विस्ट किया, कंफ्यूज किया। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड यहाँ पे जो फॉर्म हुआ, ये आगे चल के कन्वर्ट होता है सक्सिनिल को ए में। किसमें? सक्सिनिल को ए में। तो सक्सिनिल को ए में जब कन्वर्सन होगा तो वंस अगेन यहाँ पे सेम फिर से वैसे ही होगा। एक तो CO बाहर आता है, CO2 बाहर आएगा मीन्स को एंजाइम ए जो है, जैसे हम लोगों ने एसिटिल को ए का फॉर्मेशन देखे थे, वैसे रिएक्शन होता है। यहाँ पे भी 5 स्टेप ऑफ मैकेनिज्म होती है बेटा, लाइपोएमाइड, थाइमिन पायरोफॉस्फेट, वो जो एंजाइम है ना यहाँ पर भी ऐड होते हैं। ये भी 5 स्टेप ऑफ मैकेनिज्म है। आपको नहीं समझाया एनसीईआरटी ने, तो हमको 5 स्टेप में जाना भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे को ये जो फॉर्म हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे NAD से NADH प्लस H प्लस मीन्स NADH2 फॉर्म हो गया, सक्सिनिल को ए बन गया। सक्सिनिल को ए जो होता है, अब आगे चल के इसका कन्वर्सन हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में, और सक्सिनिक एसिड में जब फॉर्म हो रहा होता है तो इस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, और इस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये जीडीपी जो होता है सेल में, उसमें एक फॉस्फेट को ऐड करके जीटीपी बना देता है। जी मीन्स ग्वानोसिन, जैसे ए मीन्स एडेनिन था ना, प्यूरिन में पढ़े थे एडेनिन और ग्वानिन, याद आ रहा है? तो ऐसा वही वाला पार्ट है। तो एटीपी जैसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ऐसे जीटीपी होता है जिसे हम लोग ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये फॉर्म हो गया, लेकिन अल्टीमेटली हमारा सेल में जो एनर्जी का करेंसी जो होता है वो तो एटीपी है। तो ये जो जीटीपी है, ये आगे चल के एडीपी को अपना एक फॉस्फेट देता है, और इस तरह से यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। लास्ट में बनना वही है, ठीक है। बट ये डायरेक्टली एटीपी को नहीं दे पा रहा था, बॉन्ड नहीं बन पा रहे थे, इसलिए पहले जीटीपी से बॉन्ड बनाया। और सारी मैकेनिज्म में सिर्फ एक जगह यही है जहां पे ऐसा होता है। और ये जो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्टली जो हमको एटीपी जो मिलता है, ये इस सबस्ट्रेट से मिल रहा है, ठीक है। और जब भी फॉस्फेट यदि कहीं ऐड होता है तो उस रिएक्शन का नाम क्या है? फॉस्फोरिलेशन, पढ़े हमने। तो अब ये जो फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे हो रहा है, वो किस लेवल पे हो रहा है? तो ये जो है, ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट हो गया। सबस्ट्रेट समझता है ना, पढ़े ना हम लोगों ने सबस्ट्रेट क्या है। तो इस यहाँ पे जो फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, इस फॉस्फोरिलेशन को हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये याद रखना है। फॉस्फोरिलेशन 3 टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो लाइट की प्रेजेंस में होगा और एटीपी बनेगा। एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होता है तब होता है, देन एटीपी बनता है। और एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जिससे सबस्ट्रेट जब ब्रेक हुआ तो डायरेक्टली वहां पे फॉस्फोरिलेशन हो जाता है। तो ऐसे 3 टाइप के फॉस्फोरिलेशन होते हैं, ठीक है। ये तीनों भी फॉस्फोरिलेशन को बाद में मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, सिर्फ नाम याद रखो, 3 नेम: ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, और क्या है? फोटोफॉस्फोरिलेशन। लिखा के भी दूंगा, टेंशन ना लो, कीवर्ड भी लिखा के दूंगा। अभी सुन लिया ना आपने, मैंने क्या कहा? लिखने वाला पार्ट है मैं यहाँ पे ऑलरेडी राइट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो जो फॉस्फोरिलेशन है, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा और राइटिंग में भी समझाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे टर्म आया इसलिए हमें मालूम होना चाहिए। फिर सक्सिनिक एसिड फॉर्म हुआ। सक्सिनिक एसिड जब फॉर्म हुआ तो ये आगे चल के फिर से इसका कन्वर्सन होगा। जब यहाँ पे इसका जो कन्वर्सन होता है तो यहाँ पे फॉर्म होता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या फॉर्म होता है? फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, ये एक जगह ही ऐसा होता है कि FAD से
FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे अभी तक NAD यूज हो रहा था, अभी यहाँ पे FAD। अब देखो साइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ जिससे अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बना। ऑक्सीडेशन के साथ ही साथ इसका डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? एक तो डिकार्बोक्सिलेज और दूसरा NAD है, तो क्या डिहाइड्रोजनेज। कौन सा डिहाइड्रोजनेज? आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पे ICA डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम कर रहा है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा? NAD है, CO2 भी बाहर आ रहा है। CO2 मीन्स डिकार्बोक्सिलेज और NAD है मीन्स डिहाइड्रोजनेज। तो कौन सा डिहाइड्रोजनेज? अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेज। समझ रहे हो? एंजाइम का नाम देखो, हमको याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपने यदि कंसेप्ट समझे हैं और मेरे पहले की क्लास आपने सीरियसली ईमानदारी से अटेंड किए हो, मुझको आपने अच्छे से सुने हो, तो ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएगी। समझे? बायोलॉजी का बहुत सारा पोर्शन जो आगे भी आने वाला है, यदि बायोलॉजी की आपकी मेरी आज की क्लास में सिंसियरिटी रखोगे तो आगे की क्लास आपके लिए ऐसे आसान हो जाएगी, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा। डिहाइड्रोजनेज आप जानते हो। ओके, यहां पर भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, NAD और FAD दोनों भी जगह डिहाइड्रोजनेज काम करता है। अभी यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ था, और हर जगह रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। अब बताओ यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। याद रखना बेटा, ये एंजाइम बहुत काम में आने वाले आगे चल के, हम ETS पढ़ेंगे तब आएगा। तो यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। अब फ्यूमेरिक एसिड जब फॉर्म हुआ तो ये आगे चल के मैलिक एसिड बनाता है। मैलिक एसिड जब फॉर्म होता है तब फिर से यहाँ पर H2O ऐड होता है। ओके, देन मैलिक एसिड जो है इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, और जब फिर से ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे NAD से NADH प्लस H प्लस आएगा। कौन सा एंजाइम काम करेगा यहाँ पर? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज काम किया, और इस तरह से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमें वापस मिल गया। और ये आपका एक साइकिल जो है ये कंप्लीट हो गया, जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पे खत्म हो रही है, और वहीं से फिर से अगेन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए इसे हम साइकिल कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस एक चेन रिएक्शन है, बट TC एक साइक्लिक रिएक्शन है। ठीक है, क्या हो रहा है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटिल CoA के साथ कंडेंस्ड हो रहा है, साइट्रेट सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, जिससे सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है साइट्रिक एसिड, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। फिर साइट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, इस रिएक्शन को आइसोमेराइजेशन कहेंगे। और आइसोमराइजेशन की यहाँ पे जो रिएक्शन है उसे हम डायरेक्टली आइसोमरेज नहीं कहते हैं, एक कोनिटेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, बट वो वाला पार्ट हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ने भी मेंशन नहीं किया। तो फिर इसके बाद आइसोसाइट्रेट का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, जिससे CO2 बाहर होगी और NAD से NADH2 बनेगा, और फाइनली जो प्रोडक्ट रहेगा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड बनेगा। फिर अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड का फिर से ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा, जिसमें CoA एंजाइम इन्वॉल्व होता है, CO2 बाहर आता है,
NAD से NADH2 होता है, देन सक्सेनिल CoA फॉर्म होता है। सक्सेनिल CoA से सक्सेनिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होता है, एक एंजाइम यहाँ पे थायोकाइनेज एंजाइम, एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, सिर्फ सुन लो, नो नीड, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जिससे सक्सेनिक एसिड फॉर्म होगा, और सक्सेनिक एसिड का फिर से ऑक्सीडेशन होता है तो फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, FAD से FADH2 रिएक्शन होती है, और सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। फिर इसके बाद हाइड्रेशन होता है, और हाइड्रेशन के बाद यहाँ पे एक एंजाइम फ्यूमरेज, जैसे हमने एनोलेज पढ़े थे, याद है, ऐसे यहाँ पे फ्यूमरेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है जो फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और लास्ट में आता है मैलिक ऑक्सीडेशन मैलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और जो वापस से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म कर देता है। ये है बेटा एक फ्लो डायग्राम, जैसे आप लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस को पढ़े थे, बट ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया था, टीसीए आपको साइकिल में कुछ और थ्योरी में कुछ और दिख रहा था, बट अभी आपको मैंने दोनों को मिला के एक जगह पे एक सिंप्लीफाई तरीके से डेटा रिप्रेजेंट किया हूं मैंने। ठीक है, अब आपको ये बहुत इजी जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसको हम याद कैसे करेंगे कि कौन से पहले और कौन से बाद में आ रहे हैं, एटलीस्ट कम से कम हमें जो प्रोडक्ट स्टेप वाइज मैनर में जो फॉर्म हो रहे हैं वो तो भी याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे देखो कैसे याद रखोगे। इसे याद आप इस तरह से कर सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर से पायरुविक एसिड ये आया, पायरुविक एसिड आया है ना, पायरुविक एसिड को कोई नाम दे देते, परी, पारो, ठीक है, क्या नाम देना है, ठीक है, हाँ जो भी, तो जैसे परी आई, तो पी मीन्स पायरुविक एसिड, आई मीन्स एसिटिल CoA, और सीट पर बैठी, सीट की स्पेलिंग इस तरह से, सीट टायर नाम सुने ना आपने, ऐसे आता ना सीट, तो सीट हम उसे सीट टर्म यूज करेंगे, तो परी आई और सीट पर बैठी। अब जब वो बैठ रही थी, ठीक है, सीट पर जब बैठ रही थी, तो इसके बाद, ठीक है, या फिर जैसे वो बैठी तो इसके बाद क्या हुआ, उस सीट पर उसे कचरा दिखा बैठने के बाद, ठीक है, कचरा था, और कचरा जो है इतना गंदा था, इतनी बदबू मार रहा था तो, ठीक है, और उससे धुआं भी निकल रहा था। ठीक है, तो देखो कचरा जो है वो क्या था, डर्टी था या गंदा था, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, और उससे स्मेल भी आ रही थी। ठीक है, कचरा सड़ा हुआ था। ठीक है, तो कचरा क्या है, सड़ा हुआ था, और उससे स्मेल भी आ रही थी, और स्मेल के साथ ही साथ फ्यूम जो है वो भी निकल रहा था उससे। ठीक है, अब यहां तक के तो ठीक है, तो अब किया क्या जाए, तो उसने एक महिला को बुलाया, साफ सफाई वाली काम वाली बाई, ठीक है, एक महिला को बुलाया और उससे उसका ऑक्सीडेशन कराया, ऑक्सीडेशन तोड़ना हटाना। ठीक है, तो इस तरह से इसे आप सीक्वेंस में याद भी रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। तो अभी एक काम करो, ये जितना डेटा मैंने रिप्रेजेंट किया हूं आप उसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। समझ में आ गया आपको? बेटा जहां पे बोर्ड का जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पूछ लो, एक काम करता हूं मैं इस बोर्ड का ना पिक्चर लेके आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, पिक्चर लेके मैं शेयर कर रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी बोर्ड बिल्कुल परफेक्ट है और अभी नीड नहीं है कि मैं पिक्चर्स लेके आपको शेयर करूं, तो आप यहां से सारी चीजें नोट कर लो, देख लो। कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे पूछ लो, वंस अगेन मैं रिवाइज करा देता हूं। ओके चलो, आई होप आप लोग सभी लोग जो है नोट कर लिए होंगे। तो अभी हम लोग बेटा ये जो प्रोसेस है, ये जो मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया, ये रटने वाली है। ठीक है, ये पार्ट उन लोगों के लिए है जिसको फॉर्मूला से डर लगता है, या फिर जो कुछ एक्स्ट्रा जाना नहीं चाहता, उसका रटने वाला जो कैलकुलेशन है ना, जो पावर उसमें ब्रेन में जो दिया है उसको, वो अच्छा है।
तो वो रट ले। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको जब तक समझ में नहीं आए, तब तक के वो चीजें याद नहीं होती। और हमेशा ये टेंडेंसी ज्यादा फॉलो होती है, क्योंकि समझ गया तो याद अच्छे से हो जाता है। तो अब हमको समझना है कि एक्चुअली ये प्रोसेस हो कैसे रही है, क्योंकि हमने फ्लो डायग्राम तो देख ली है कि इसके बाद ये बन रहा है, उसके बाद वो बन रहा है, बट वो बन कैसे रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, वो हमें समझना है। समझे? तो वाली रिएक्शन जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी। ओके। और उसके बाद फिर हम अपना जो एनसीईआरटी है उसका एक एक लाइन जो है उसको समझेंगे। ओके, क्लियर हो गया बेटा? तो स्टार्ट करते हैं, या फिर पहले लाइन का डिक्टेशन ले लूं मैं, फिर मैकेनिज्म समझाऊं? लाइन का डिक्टेशन ले लेते हैं, क्योंकि ये जितना बोर्ड पे दिख रहा है ना वो फिर रफ हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। देखिए बेटा, पेज नंबर 231, क्या दिया यहाँ पर? द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड TCA साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल को ए या एसिटिल ग्रुप विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड वाटर। एसिटिल को ए, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड वाटर, इससे क्या यील्ड हो रहा है बेटा? साइट्रिक एसिड दिया हुआ है। ये रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम साइट्रेट सिंथेज एंजाइम, दिया हमारे एनसीईआरटी ने। और जो साथ ही साथ को ए, क्योंकि एसिटिल को ए जब यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रिलीज कर लेना। कौन सा बेटा? को एंजाइम ए जो है ये क्या होगा? ये रिलीज भी होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आगे साइट्रिक एसिड का आइसोमराइजेशन होगा, तो साइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आइसोसाइट्रेट में। फिर इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। देखो, एक बार डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हुआ और एक बार डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पर होगा, तो 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन फॉर्म होगा। पहले तो क्या चीज? अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, और उसके बाद क्या होगा बेटा? सक्सिनिल को ए फॉर्म हो गया, दिया हुआ है। फिर रिमेनिंग स्टेप साइट्रिक एसिड साइकिल की जो रहती है, ठीक है, यदि हम देखें तो सक्सिनिल को ए, इसका भी ऑक्सीडेशन होके फाइनली लास्ट में ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा, दिया हुआ है यहाँ पर। साइकिल कंटिन्यू होंगी, फिर से रिटर्न बैक आएंगी और सेम प्रोसेस फिर से वापस आ जाएगी। आगे देखो अब क्या दिया हुआ है। जब सक्सिनिल को ए से सक्सिनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, उस टाइम पे जीटीपी फॉर्म हुआ। इसे क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, अंडरलाइन करके रख लो। ये क्या कहते हैं इसे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। फिर देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे जो जीटीपी जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है जीडीपी में, और साइमल्टेनियसली सिंथेसिस होता है एटीपी फ्रॉम द एडीपी। तो एटीपी बन गया बेटा, यहाँ पर हो गया। फिर ऑल्सो, अब मुझे बताओ इस जगह पे कितनी जगह पर CO2 बाहर आया है? एक ये और एक ये, दो ही जगह है। और इसके पहले एक था जब पायरुविक एसिड से एसिटिल को ए बना था। ठीक है, तो यहां पर भी जो है CO2 बाहर हुआ। तो एक पायरुविक एसिड से कितने CO2 बाहर हो रहे? 3 हो रहे। अब देखो वापस से एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लिविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। समझा? कौन सा पॉइंट पढ़ा मैंने अभी? एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट पॉइंट मिला क्या सभी को? क्या कहा है वहां पे? 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हो रहे हैं 1 पायरुविक एसिड से। तो 2 पायरुविक एसिड रहेंगे तो 6 रहेंगे। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कितना CO2 इन्वॉल्व हुआ था? 6CO2 प्लस 12H2O, C6H12O6 प्लस 6O2। याद है? ये रिएक्शन है। तो अब जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? जैसे फोटोसिंथेसिस हुई थी उसका रिवर्स मैकेनिज्म हो जाएगा ऐसा। तो वहां पे 6O2 इन्वॉल्व हो जाएगा, तो 6CO2 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन अभी तक के ऑक्सीजन का रोल क्या अभी हमें समझ में ही नहीं आया है। ऑक्सीजन का रिलेशन ही नहीं समझ में आया है, तो आगे चल के हम देखेंगे क्या होता है। तो चलो आगे और पढ़ते हैं। अब एक और चीज बताओ, कितने NADH2 यूज हो गए? कितने फॉर्म हो गए NADH2? एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर। TCA साइकिल में कितने NADH बने? 3।
यदि हम पायरुविक एसिड से स्टार्ट करते तो कितने बने? 4। ग्लूकोज से स्टार्ट करते तो कितने बने? 10। 10 नहीं समझा? 10 बनेंगे। अब बताओ कैसे? देखो फिर से समझा रहा हूं। यहाँ पे हम लोग एक पायरुविक एसिड को कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान दो। तो एक पायरुविक एसिड से यहाँ पे एक NADH फॉर्म होगा, हो रहा था। फिर दूसरा कहाँ है? यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर। और फोर्थ यहाँ पर। और इसके पहले भी तो NADH बना था। तो हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कैलकुलेट करेंगे तो पायरुविक एसिड 2 बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड आएंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस में तो पहले ही 2 NADH बन चुके हैं, और यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड से कैलकुलेट करेंगे तो 8 NADH बनेंगे। तो 8 + 2 10 NADH का फॉर्मेशन हो गया। एक NADH कितना ATP देता है? तो 10 NADH कितना देगा? तो सिर्फ NADH से कितना ATP मिल गया हमको? 30 मिल गया। 30 मिला क्या? अब FADH2 कितने बन रहे? एक पायरुविक एसिड रहा तो, और 2 रहा तो 2 रहेंगे। एक FADH2 कितना ATP देता है? 2 देता है। 1 FADH2 2 ATP देता है। तो FADH2 से कितना ATP मिल जाएगा हमें? 4। तो 30 + 4। और ग्लाइकोलाइसिस में कितना डायरेक्ट मिला था? 4 मिला था। तो 34 + 4 GTP कितना मिल रहा है? एक पायरुविक एसिड रहा तो एक, 2 रहा तो 2, 2 GTP से 2 ATP बनेंगे। तो ATP कितने मिल गए अभी टोटल? हो गए 40 ATP, हो गए। हाँ, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि बेटा NADH कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो रहा है पहले। तो हर NADH की रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, हर ATP का रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, GTP किसके और किसके बीच में बना ये मालूम होना चाहिए, FAD किसके और किसके बीच में बना ये मालूम होना चाहिए। समझे? ये आपका टास्क रहेगा। नेक्स्ट इसमें मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आपको ये लिखना है कि किस किस के बीच में क्या क्या बना है, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? क्योंकि अभी आपको समझा है और अभी ही आप पढ़ लोगे ना तो बाद में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो कई स्टूडेंट आते, सर आपने जब समझाए थे ना बहुत अच्छे से समझा था, लेकिन अभी कोई याद ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं एक ही चीज पूछता हूँ, बेटा मेरे पढ़ाने के बाद घर पे पढ़े? नहीं सर। तो फिर कुछ नहीं कर सकता मैं। तो हमेशा याद रखना, बायोलॉजी आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट है कि क्लास में पढ़ाने के बाद घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ ली ऊपर ऊपर और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। समझे? इसलिए तो बायो में 90 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए तो ज्यादा वेटेज दिया हुआ है। ठीक है? तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जितना पढ़ रहे हो उससे डबल आपको बायो को टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने क्वेश्चन आते हैं उससे डबल बायो में आते हैं। बट उल्टा होता है, यहाँ पर बायो आधा पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री डबल पढ़ते हैं, और फिर स्कोर और रिजल्ट भी वैसे ही आता है फिर। तो ऐसा नहीं करो ना बेटा, कैलकुलेशन को देखो, क्वेश्चंस को देखो, नीट का पैटर्न देखो और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करो। समझ रहे हो? हाँ। तो अभी कहाँ पहुंचे? आगे वापस से आते हैं ना थ्योरी पर, भटक गए थे रास्ता, वो जरूरी था ना। चलो आगे देखिए। Also there are 3 point in cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus। वो 3 पॉइंट कौन कौन से बताओ? वेरी गुड। आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटो, सेकेंड अल्फा कीटो टू सक्सिनिल कोए, थर्ड मैलेट टू ऑक्सिलो एसीटेट। चलो आगे। फिर एक पॉइंट पे FADH2 बना, कौन सा था? फ्यूमेरिक एसिड। वेरी गुड। कंटिन्यू ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिटिल कोए का विया TCA साइकिल, ठीक है, जिसके लिए रिक्वायर्ड होता है कंटिन्यू क्या चीज बेटा? वापस से रिटर्न आएगा ना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, फिर से चाहिए उसे, फिर से चाहिए तो फिर से वो नया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो न्यू फॉर्म होगा वापस से क्या लेगा? एसिटिल कोए को लेंगे और फिर से साइकिल रिटर्न बैक, फिर से स्टार्ट हो जाएगी। आगे फर्स्ट मेंबर ऑफ साइकिल, ठीक है, वही दिया हुआ है, मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड साइकिल का फर्स्ट मेंबर है और लास्ट भी वही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अंडरलाइन करके रखो।
In addition, it also required regeneration of NAD plus and FAD plus from NADH and FADH2 respectively. अब देखो बेटा, ये जो है ना, ये एक बम है जो ब्लास्ट होने वाला है। ये एक बम है और ये जो बम है मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और आपको जो दिया तो आपने इस तरह से पकड़ के रखे उसे, और ये कहा है कि यदि आपने इसको नीचे रखे तो ब्लास्ट हो जाएगा, नीचे रखे तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो आप बोलते भाई तू ले ले, वो भाग जाएगा, बोलते तू ले ले, वो भी भाग जाएगा, तो कौन लेगा? तो फिर फाइनली एक सोल्यूशन मिलता है कि देखो अब आपसे कोई भी नहीं लेने वाला, लेकिन एक पर्सन है जो ले सकता है, और वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में बैठा हुआ है। तो ये जो बम है मींस NAD जो था अपना ओरिजिनल फॉर्म में था, तो उसने NADH2 बन गया, और FAD अपना जो ओरिजिनल फॉर्म में था वो FADH2 बन गया। तो भटक रहे हैं अभी, रास्ता ढूंढ रहे कि भाई अब, क्योंकि कोई भी चीज आप देखना, किसी भी चीज को अपने हाथों में थोड़ी देर के लिए लेके रखो इस तरह से, एक मैं एक ग्लास भी देता हूँ आपको या एक बॉटल भी देता हूँ, और थोड़ी देर के लिए आप ऐसा पकड़ के रखो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा उसका वेट हैवी लगने लगेगा आपको, आप उसका जो वेट है वो बहुत ऐसा बहुत ज्यादा भारी लगने लगेगा आपको, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही वो NADH2 और FADH2 को लग रहा है, फील हो रहा है। तो फाइनली वो ढूंढ रहे हैं ना कि भाई मेरा जो इतना वेट है अब मैं अब और सहन नहीं कर सकता, कोई तो ले लो भैया। तो कौन लेगा? तो वो जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में बैठा हुआ है वही ले सकता है भैया, तुझे उसके पास ही जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझना पड़ेगा, तब समझेगा। पहले थ्योरी देखते हैं, और कंसेप्ट समझ गया है ना, कनेक्ट हो गया, कनेक्शन याद रखो ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियरिटी हो, ठीक है। हाँ ठीक है, ETS के थ्रू वो जो 40 ATP जो बन रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि इतना आए तो 40 फॉर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो तो हमने ऐसा टेंटेटिव कैलकुलेशन मैंने आपको समझा दिया कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। वो जब तक के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा तब तक के 40 ATP फॉर्म नहीं होंगे, समझे? ये भी चीज याद रखो। लेकिन अब साइकिल अभी हमारी यहाँ पे बनी हुई है, इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि बेटा देखो कंप्लीट प्रोसेस में 40 ATP का फॉर्मेशन हुआ, डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP यूज हुए, तो 40 माइनस 2 कितने हो गए? 38 हो गए। लेकिन कंप्लीट प्रॉफिट हम देखेंगे तो जो NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में जो फॉर्म हुआ है उसको उठा के माइटोकॉन्ड्रिया में लेके आना है हमको, अपने आप नहीं आएंगे। उसको वहां से अंदर लाने के लिए भी तो एनर्जी लगेगी, तो उसमें 2 ATP और खर्च करना पड़ता है। तो फाइनली वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो कितना ATP बनेगा? प्रॉफिट प्रॉफिट 36 ATP। कितना? कैसे आ रहे 36? समझ में आ गए ना? हेलो, सभी को समझा 36? क्योंकि NCERT ने कहीं तो भी 36 लिखा हुआ है, कहाँ है वो भी बता देता हूँ मैं, कहीं तो भी है। देखो किसी को दिख रहा है कि 36 कहीं? कितना दिया है? 38 दिया है। वो नेट गेन ऑफ ATP 38 मॉलिक्यूल दिया है ना। ओल्ड NCERT में शायद 36 दिया था, है ना, और न्यू में 38 कर दिया है। तो वो दो दो एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बट सही हमें मालूम होना चाहिए। बट बेटा जो NCERT ने दिया वहीं पे जाना है। यदि NCERT गलत बोल रही है ना तो हमारे लिए गलत है, और सही बोल रही है तो हमारे लिए सही है। क्योंकि हमें नीट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो गलत हो या सही हो, फाइनली लास्ट में जो कंसीडर किया जाएगा वो NCERT को किया जाएगा। तो NCERT में जो दिया वो याद रख लो, खत्म काम। वो NCERT नहीं मान रहा ना कि वो दो ATP उसको अंदर ले जाने में खर्च करना पड़ रहा है, वो डायरेक्ट ये मान रहा है कि टोटल NADH से कितना ATP बनता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ सिर्फ 2 ATP को डायरेक्ट यूज होते हुए दिखाए है, NADH को थोड़ी दिखाया है वहां पे यूज होते हुए, तो कैसे कंसिडर करे, उसका ये मानना है। इसलिए वो 36 ATP नेट गेन नहीं दे रहा, नेट गेन कितना दे रहा है वो? 38 ATP। तो हम भी कितना याद रखेंगे? खत्म काम, समझे? जितना NCERT बोल रहा है उतना हमें याद रखना है, समझा बेटा? नहीं तो आप नहीं तो कई लोग आते हैं गूगल करके आते हैं, सर यहाँ पे ये दिया है,
सर यहाँ पे ये दिया, यहाँ पे ये बुक में ये दिया है, वो बुक में वो दिया है, तो बेटा क्या करना है इतना सब करके? रिसर्च थोड़ी करनी है, पीएचडी थोड़ी करना है हमको। तो बेटा नीट क्वालिफाई करना है ताकि हमको एक मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन मिल जाए। तो इतना पीएचडी करके आओगे और कंपेयर करोगे, ये टीचर अच्छा, वो टीचर अच्छा, फिर ये बुक अच्छी, वो बुक अच्छी, तो बेटा वो साल भर वही करते रहेंगे, और जो ये काम करते रहेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। आपको सिलेक्शन पे ध्यान देना है, अपने स्टडी पे ध्यान देना है, किसी भी चीज का कंपैरिजन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? यदि आज मैं आपके सामने हूँ, कल को मैं नहीं और कोई भी आके आपको पढ़ाएगा, तो ये मानना कि अभी इस टाइम पे मेरे लिए सबसे बेस्ट ये है। एक टीचर को दूसरे टीचर से कंपेयर मत करना, समझे? अभी जो है ये हमको मिल रहा ना, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ अच्छी चीज होंगी, अब वो हमको मिल रही है, रख लो। अपना रिजल्ट अच्छा आना चाहिए बस, समझ गए? बट स्टूडेंट की हैबिट होती है या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो अपना खुद का लॉस कर बैठते हैं, और वो अभी नहीं, वो बाद में चल के पता चलता है। ऐसा नहीं होने देना है, ठीक है? और मैं ये चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा आए, इसलिए मैं आपको ये बातें शेयर कर रहा हूँ, कोई और नहीं करेगा, ठीक है? क्योंकि संदीप महेश्वरी भी यही बात बोलता है, यदि आप उसके लेक्चर्स को सुनते होंगे, क्योंकि बहुत लोग मानते हैं उसको, और उसने भी अपने लेक्चर में यही बात कही है कि इस समय इस जगह पर मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है। उसका ये लेक्चर होगा, यदि मिल जाए आपको तो सुनना एक बार, बहुत अच्छे से उसने बताया हुआ है, ठीक है? तो जब दुनिया के महान लोग भी यही बात कह रहे हैं, तो हम उसको अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अप्लाई करो, फायदा मिलेगा। आगे बढ़े, आगे का थ्योरी देखते हैं। देखो मैकेनिज्म आज हो पाएगी कि नहीं आइडिया नहीं है, लेकिन बेटा टीसीए आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा मैकेनिज्म्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो सिट्रिक एसिड कैसे हो रहा है, हम इसको टीसीए क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, हिडन मीनिंग है बहुत सारे, वो हमें समझना है, पहुंचते हैं वहां पर। तो देखिए आगे, एनएडी और एफएडी जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आना चाहेंगे रिस्पेक्टिवली। समरी जो इक्वेशन का जो दिया है इस फेज में, वो हम देखते हैं बेटा। पायरुविक एसिड था ये वाला, कितने एनएडी लिखा है उसने? एक यहाँ का, दूसरा यहाँ का, थर्ड ये वाला, और फोर्थ ये वाला, तो 4 एनएडी प्लस है बेटा, कभी कभी प्लस लिखना भूल जाता हूँ मैं, ठीक है? 4 एनएडी प्लस है, हो गए। फिर उसके बाद आगे क्या कहा है बेटा? दो दो H2O है, एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया। रिएक्शन में कहीं बताया गया आपको ये वाला H2O? साइकिल में बताया क्या? तो यही नहीं है। थ्योरी में समझाया था क्या? अभी याद रखना कि सेकंड वाला H2O कहाँ से आया, ये वाला याद रखोगे? तो ये दो H2O है। आगे बढ़ते हैं, कितना एडीपी है? एक ही है। एक पायरुवेट को लेके कैलकुलेट किया है ये, दो रहेंगे तो सब डबल हो जाएंगे। तो इसी तरह से CO2 कितने आ रहे हैं बेटा? एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, और एक यहाँ पर आ रहा है। 3 CO2 आ रहे हैं, लिखा उसने 3 CO2। 4 NaDH प्लस H प्लस आ रहे हैं, 1 2 3 4। उसके बाद एक FADH2 आ रहा है ये वाला, और एक ATP फॉर्म हो रहा है ये वाला। रिएक्शन समझ में आ गया? PI मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जिसे PI से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कौन सा? तो देखो ये जीडीपी है, इसमें फॉस्फेट को जोड़ेंगे तब जाके ही तो जीटीपी बनेगा। ये एडीपी है, इसमें एक फॉस्फेट को जोड़ेंगे तब जाके एटीपी बनेगा। ये तो सिर्फ उसको एनर्जी दे रहा है बेटा, ये इधर से एनर्जी निकल रही है तो इन दोनों को जोड़ रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तब जाके तो ट्रैप हो रही है ना एक दूसरे मॉलिक्यूल के फॉर्म में। इंट्रोडक्शन में पढ़े थे हमने, जो एनर्जी रिलीज होती है वो ट्रैप हो जाती है हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, ऐसा पढ़े हम लोगों ने, याद है? तो वही है। तो यहाँ पे पीआई जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रहेगा, समझा? आगे बढ़े, नेक्स्ट। तो अभी देखिए क्या कहा यहाँ पे, वी हैव टिल नाउ
seen that glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecule of NADH। 8 मतलब कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है? पायरुवेट से कैलकुलेट हो रहा है। तो आगे देखिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 सिंथेसाइज हो गया एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इन PCA साइकिल। इसकी बात हो रही है PCA साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम पायरुविक एसिड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम सिट्रिक एसिड कहा तो कैलकुलेशन बदल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम पायरुविक एसिड कहा तो कैलकुलेशन बदल जाएगा, बट एनसीईआरटी ने इन TCA साइकिल कहा तो कैलकुलेशन यही आएगा। तो इसको अंडरलाइन करके रखो, नहीं तो कभी कभी आप बोलोगे कि सर हम यहाँ से कैलकुलेट करें कि यहाँ से करें। तो जो एनसीईआरटी कह रहा है वो पत्थर की लकीर है बेटा, जो बदलने वाली नहीं है। ठीक है, कोई भी कुछ भी बता दे, एनसीईआरटी ने जो कहा है वो याद रखना। कभी कभी हो सकता है कि कुछ एक्सप्लेनेशन में मेरे से गलती हो जाए और आपको एनसीईआरटी में कुछ और दिख रहा है, आप मुझे बता दो कि सर यहाँ पे ये दिया है। यार ह्यूमन टेंडेंसी है ना, गलती तो हर किसी से हो सकती है, मेरे से भी हो जाएगी। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन हो गई तो आप हो ना, आप समझदार हो, आप देख सकते हो, बता सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यू मे बी वंडरिंग व्हाई वी हैव बीन डिस्कसिंग रेस्पिरेशन टू, क्या है, एट ऑल। नाइदर O2 हैज कम इनटू द पिक्चर नॉर द प्रोमाइज्ड, क्या है, promised large number of ATP has yet been synthesized। अभी तक की देखो, एक तो ऑक्सीजन का रोल हमें नहीं समझ में आया है क्या हो रहा, तो देखो अभी यहाँ पर लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन एंड एटीपी कैसे फॉर्म हो रहा है। अभी तक के ये एक्सप्लेन नहीं किया ना एटीपी कैसे बनेगा, अभी तो सिर्फ NADH को फॉर्म करके छोड़ दिया है, ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं आया है। तो अब उस ऑक्सीजन का भी रोल आएगा और उस NADH का भी रोल आएगा, एटीपी की सिंथेसिस भी हमें समझेगी, लेकिन ये कहाँ समझेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में समझेगा। कहाँ समझेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। क्लियर हो गया? तो इसके बाद हम लोगों को मैकेनिज्म समझनी है और उसके बाद हम लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझना है, बट उसके पहले ग्लाइकोलाइसिस और TCA का जो फ्लो डायग्राम है और ये जितना मैंने जो डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। समझ गए? तो अब 10 मिनट में मैं आपको किसी भी टाइप से नया कुछ नहीं समझा सकता, तो अभी एनसीईआरटी बंद करो, नोटबुक निकालो और ग्लाइकोलाइसिस का फ्लो चार्ट बना के बताओ मुझे अभी, विदाउट डिस्कस किए। जो डिस्कस करेगा वो बोर्ड पे आके बनाएगा। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बना के स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे मुझसे। और आपके पास ओनली 7 मिनट है रिमेनिंग, और उतने टाइम में हो भी जाना चाहिए जल्दी से, क्योंकि इसके बाद आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके बेटा, वेरी गुड अदिति। 234 पेज नंबर, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 2 लाइन। 36 ATP दिया है। दिया तो है बेटा, देखो यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आया है एक स्टूडेंट का। जाएंगे हम लोग वहाँ पे भी देखेंगे बेटा, थ्योरी पढ़ेंगे। बेटा आप किसकी आईडी से ज्वाइन हुए, आपका नेम शेयर करो बेटा। लांजेवार, नेम बताओ आपका। टेस्ट का शेड्यूल क्या मिला आपको, ऑफलाइन या ऑनलाइन, क्या मिला है? बेटा ऑफलाइन टेस्ट है, मे बी ऑनलाइन भी हो सकता है यदि जो लोग ना हो उनके लिए। आइडिया नहीं है मुझे, बट आप ऑफलाइन मेंटली प्रिपेयर रहोगे। बेटा आप कौन से बैच से हो? हाँ बेटा अदिति, हाँ। ओके बेटा रिया। ओके अनुज, हाँ। अच्छा बैच 2 से हो। निनंद, ओके गुड बेटा। ठीक है बेटा अदिति, ओके।
ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका ऑनलाइन में एडमिशन है बेटा, हैंड रेज करेंगे। जिनका सिर्फ ऑनलाइन है, रेज योर हैंड। अच्छा टैक्स कर दो मुझे, सही रेज हैंड छोड़ो, टैक्स में भेज दो बेटा, कितने लोग हैं। ओके। और ठीक है, तो जो लोग ऑनलाइन है उनका ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, जिनका ऑनलाइन एडमिशन है, और ऑफलाइन वालों की ऑफलाइन रहेगी, ठीक है। बाकी कुछ रहा तो ऑफिस से डिस्कस कर सकते हो आप लोग। चलो जिन लोगों को सभी लोग टास्क दिया है कंप्लीट करो बेटा टास्क, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ओके। और ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग टास्क कंप्लीट करके मुझे शेयर करेंगे। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अभी। किसी के कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे। किसी का डिस्कशन हो रहा होगा तो बोर्ड पे आ जाओ भैया, इधर आके समझाओ। नहीं है डाउट, ओके मीटिंग एंड कर दो बेटा फिर। 23 स्टूडेंट दिख रहे हैं मुझे अभी। ओके, अच्छे से प्रैक्टिस करके और रिवाइज करके आना है बेटा आपको, ठीक है। ओके बाय बाय। अभी बोर्ड सही दिख रहा है ना आप लोगों को, नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही रखेंगे हम। हाँ लिविंग वर्ड का टेस्ट है बेटा कल, प्रैक्टिस कर लो। ओके। हो गई प्रैक्टिस, बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड। चलो मैं एंड कर रहा हूँ, बाय बाय।